गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है? सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? स्क्रीन शो हो रही है? ओके। 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 तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, यार ये एक काम करना, ये जो बच्चा है बेटा, इंडियन नेवी जिसका ये नेम है बेटा अपना, एक्चुअली बस मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ओरिजिनल नेम यूज़ करें, तो मुझे पता रहे कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, कौन सा बच्चा क्या है। तो कोशिश ये करना कि सब लोग अपने ओरिजिनल नेम रखें, है ना? ठीक, चलो कोई नहीं। सो वी विल स्टार्ट अवर क्लास, है ना, फ्रॉम बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा में उस दिन हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी हुई थी कि दैट इज ए प्लस जीरो इज ए, है ना, ए प्लस वन इज वन। और भी हमने एंड ऑपरेशन के लिए कुछ देखा था, हमने एक्सोर ऑपरेशन के लिए देखा था। इसी तरह से हम किसी भी ऑपरेशन के लिए हम लोग सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसी को कोई डाउट हो पिछली क्लास का? एनीवन? एनीवन बेटा? किसी को कोई भी डाउट हो लास्ट क्लास में, कि कोई कंसेप्ट में अगर कोई डाउट हो तो वी विल डिस्कस फर्स्ट, देन अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके। 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 चलो, तो इस बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग कुछ लॉज देखेंगे। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसमें कई तरह के लॉज होते हैं, दैट समथिंग कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। There is one law called as associative law. Third one is distributive law. There are so many laws. उनको हम एक एक करके देखेंगे और उनका हल्की यार उनका प्रूफ ही देखते चलेंगे अगर जरूरत पड़ेगी प्रूफ की तो। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी थ्योरम्स है, कभी कभी एग्जाम में उन चीजों का प्रूफ ही पूछ लिया जाता है। अदरवाइज आपको आपको लॉ याद होना चाहिए, आपको उसका जो बेसिकली जो उसका डेरिवेशन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट इजी है, इजीली आप उनको ड्राइव कर सकते हो, तो इट डजंट मैटर, है ना। द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। It says that कि boolean addition and multiplication are commutative in nature। मतलब कोई भी सर, कोई भी पहले आए कोई भी बाद में आए मैटर नहीं करता। मतलब कि a प्लस बी कर दें या b प्लस ए कर दें, मतलब कि और ऑपरेशन जो है, मतलब बूलियन एडिशन का मतलब क्या है, और ऑपरेशन, या a इंटू बी कर दें या b इंटू ए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बराबर है। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास में कोई भी दो लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, एक a है एक b है, बूलियन वेरिएबल्स हैं, उनमें से चाहे आप a को पहले एडिशन करा दीजिए b से, या b को पहले एडिशन करा दीजिए, या a इंटू बी करा दीजिए, या b इंटू ए करा दीजिए। सर ये दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स है तो क्या उनके लिए वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज इजी। सेकंड वन इज associative law। It says that grouping doesn't matter for Boolean addition and multiplication। मतलब ये कि अगर आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे मेरे पास अगर तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो मैं कहूँ कि मुझे तीनों का एडिशन कराना है, तो सर ऐसा करते हैं कि पहले बी प्लस सी का करा लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका ए प्लस ए से एडिशन करा देंगे। या मैं कहूँ नहीं सर, पहले मैं ए प्लस बी का एडिशन कराऊंगा, जो आंसर आएगा वो सी से कराऊंगा। तो दोनों ही चीजें सेम है, किसके लिए?
बूलियन एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज है सर कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो अगर पहले मैं बी और सी का मल्टीप्लाई करा दूं, फिर बाद में ए का करा दूं, या फिर ए और बी का पहले करा लूं, जो आंसर आए उससे सी बाद में करा दूं, दोनों ही चीजें क्या है, सेम ही। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ एंड देयर इज वन इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, ठीक है, ग्रुपिंग डज नॉट मैटर फॉर बूलियन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सर क्या ये एक्सॉर के लिए, क्या ये एक्सनॉर के लिए, क्या ये सभी चीजों के लिए सेम रहेगा? नो, उनके लिए नहीं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी में किसके लिए बता रहा हूं, बूलियन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और अगर आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में आ रहा है a प्लस बी सी, यू कैन ऑल्सो मेक इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस सी। दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर से देख लीजिए ध्यान से कि इफ यू हैव 3 वेरिएबल्स a b c, एक अकेला वेरिएबल सिंगल फॉर्म में है, बाकी के 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और उनका क्या है, एडिशन। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली सर इनको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस सी। ठीक है, दिस इज सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर क्या इसका कुछ प्रूफ कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं प्रूफ बेटा, बता देता हूं मैं आपको, और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है। सर मुझे a प्लस बी सी से ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लेके आना है। ठीक है, तो अब तो मुझे एक बात बताओ, मैं a में अगर 1 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा? नो सर, हम जानते हैं सर कि a इंटू 1 इक्वल टू a। अब इस 1 की जगह मैं अगर 1 प्लस बी लिख दूं तो क्या आ जाएगा? सर व्हाट इज 1 प्लस a इक्वल टू a या फिर 1? 1। कल ध्यान करो, कल मैंने प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई थी। सर 1 प्लस बी इक्वल टू b या 1? 1। सर 1 इंटू a इक्वल टू a, 1 इंटू बी इक्वल टू b। ये कल की परसों जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो याद है या नहीं याद है? सभी को प्रॉपर्टीज याद हैं जो हमने पढ़ी थी उस दिन? सही लिख रहा हूं ना? अरे कुछ रिप्लाई तो करो, तभी तो पता पड़ेगा। ओके ओके ओके, उन्हीं प्रॉपर्टीज का लास्ट क्लास का अगले क्लास में यूज होता है, तो ये ध्यान रखा करो। ठीक, तो सर मैं इस तरीके से 1 को लिख सकता हूँ, 1 को 1 प्लस बी लिख सकता हूँ, आंसर तो भी 1 ही आएगा, तो क्या दिक्कत है? तो इसका मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, a प्लस बी प्लस बी सी। ठीक, सर फिर से इस a में क्या 1 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिकॉज a इंटू 1 क्या होता है? a ही होता है। ए बी प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे BC था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी BC था। ठीक ठीक, तो ये भी सर a इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। सर इस 1 की जगह मैं 1 प्लस सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? सर 1 प्लस बी इक्वल टू 1, 1 प्लस ए इक्वल टू 1, तो 1 प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि मुझे ये वाला रिजल्ट लेकर आना है। तो दिस इज a, दिस इज AC, दिस इज AB और दिस इज BC। ठीक ठीक, अब इस a को मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि a इंटू ए इक्वल टू ए होता है। a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा? AB। b इंटू बी इक्वल टू क्या होगा? b। तो इस a को मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें किसी को? AB प्लस BC। अब मैं ग्रुपिंग कर लूंगा, ग्रुपिंग मैं कर लेता हूं, एक तो इनकी कर लेता हूं और एक इनकी कर लेता हूं। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा a प्लस सी इंटू ए प्लस। हेंस सर क्या ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत है? बेटा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है। कभी कभी ये आपके आरजीबी की एग्जामिनेशन में कभी कभी इनका प्रूफ पूछ लेते हैं, कभी कभी। ठीक,
तो ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि कुछ भी मतलब ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही याद ही रखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। बाकी ये है बाकी बाकी ये है कि मतलब याद रहे तो ज्यादा बेटर है प्रूफ इसका, मतलब हाँ इसका स्टेटमेंट तो याद ही रखना है, इट इज वेरी मस्ट। ठीक है, चलो नाउ इसी का सर एक एक्सटेंशन और होता है, ये तो आप सभी को पता ही है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, तो हम जानते ही हैं ब्रैकेट ओपन करना। उसका इसको भी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं। ठीक, चलो द फोर्थ वन इज, आई नो कि सर ये प्रॉपर्टीज पढ़ना बड़ा ही बोरिंग सा लगता है, but क्या करें सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। बाकी जब के मैप पढ़ेंगे तो इन प्रॉपर्टीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि यूजिंग कि मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो फिर क्या करोगे, फिर तो ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास के मैप है, के मैप का तो फिर इस्तेमाल हम करेंगे, के मैप देखेंगे क्या होता है। द फोर्थ लॉ इज एब्जॉर्प्शन लॉ। इसके स्टेटमेंट्स पहले कुछ लिख देता हूँ, कुछ इसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। दैट इज a प्लस ए वी इक्वल टू ए, एक होता है a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए। ये इसके दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका प्रूफ सर किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी है बेटा, प्रूफ करने तो कुछ है ही नहीं है कि a प्लस ए बी है, a कॉमन ले लो, 1 प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी, यू नो दैट 1, आंसर क्या आ गया e। इसी तरीके से ये है a इंटू ए प्लस बी, यहां से भी कर सकते हो a प्लस ए बी मल्टीप्लाई करा दिए, a इंटू ए क्या होता है a कॉमन लोगे, 1 प्लस बी इक्वल टू ए, दोनों तरीके से आंसर यही आ जाएगा, a आ जाएगा, दैट शुड बी द आंसर। इसी तरीके से अगर ये दिया हो a प्लस ए बार बी, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। थ्योरम यही लगेगी, इसी तरीके से करना है, आंसर बताओ क्या होगा। पिछली वाली थ्योरम का भी यूज होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी तुम लोग यूज कर सकते हो। कोई कर सकता है इसको या फिर मैं ही करके बताऊं, एनीवन वांट टू ट्राई। ट्राइंग, ओके करो बेटा, कोशिश करो। अनुपम ने आंसर दिया है a प्लस ए बी, गौरव त्रिपाठी ने आंसर दिया है, आशुतोष ने आंसर दिया है, ओके, स्वास्तिका ने आंसर दिया है, प्रिया ने आंसर दिया है, we'll see। प्रशांत ने भी आंसर दिया है, चलो ओके ओके बेटा, ओके ओके। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज कॉल्ड एज a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। In spite of this b, here it is a बार, या c की जगह मैं कह दूं कि c की जगह यहाँ पे a बार दिया है और b का b दिया है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको ओपन करना चाहूँ तो क्या होगा, a प्लस a बार इंटू a प्लस b। एंड यू नो दैट a प्लस a बार क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने लास्ट में 1 इंटू a प्लस b, आंसर मस्ट बी a प्लस b। तो आंसर इसका हो जाएगा a प्लस b। देखो लास्ट वाली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनका आप लोग को यूज समझ में आ रहा है, दैट प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो हमने कल प्रॉपर्टीज हमने जो पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको एक बार ध्यान रखना। चलिए
इसी में एक स्टेटमेंट और भी हो जाता है थर्ड करके, वो बहुत ही ईजी है, बट लिख लो, बुक्स में दिया रहता है। तो ए इंटू ए बार प्लस बी, सर मल्टीप्लाई करा देंगे ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी। ए इंटू ए बार क्या होता है, यू नो दैट, 0 प्लस ए बी, तो आंसर मस्ट बी ए बी। ठीक ठीक, चलो यहाँ तो सभी को समझ में आ गया, कोई भी किसी को भी डाउट बेटा? ओके बेटा, सभी का आंसर ए प्लस बी आया लास्ट वाले का, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो अब आगे वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज consensus law. Step one is consensus law. इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि कुछ इसमें जरूरी पॉइंट्स रहते हैं कि देयर मस्ट बी 3 वेरिएबल्स। मान लेता हूं ए बी सी, ईच वेरिएबल must come 2 times as pair. Third one is only one variable can be, sorry, only one variable should be complemented. ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। What's the first condition? 3 variables. Each variable must come 2 times as pair. Only one variable should be complemented. तो क्या उसका आउटपुट निकलेगा? जो वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहेगा, कंसीडर दैट टर्म्स ओनली। बता देता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने 3 वेरिएबल्स माने, एक और दोनों ही किस फॉर्म में आने चाहिए, ए बार सी प्लस बी सी। अभी तीनों कंडीशन देखो समझ में आएगी, बताता हूं। 3 वेरिएबल्स इस वाले इक्वेशन में, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हर वेरिएबल 2 बार आना चाहिए। ए देखो बेटा, ए एक बार यहाँ आ गया, एक ए बार यहाँ इस वाले में आ गया। बी एक ए बी में आ गया, एक बी बी सी में आ गया। सी देखो, एक ए बार सी में आ गया, एक बी सी में आ गया, तो ए और बी वैलिड हो गई। और सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। क्या बी का कोई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है यहाँ पर? नहीं। क्या कोई सी का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है? नहीं। सिर्फ ए का ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। तो क्या आंसर होगा कि जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड, जो वाला वेरिएबल जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को तुम्हें कंसीडर करना है, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देना है। तो बेटा यहाँ कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड है? ए। तो ए जहां जहां है सिर्फ उसको रखना है, ए बी प्लस ए बार सी। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं कि नहीं सर, मुझे इस तरीके से नहीं सर, आप तो ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बी। यहां भी देखो बेटा, कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं? 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। सी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कौन सा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है? सी और सी। सी बार मतलब सी है सर, दोनों प्रेजेंट, तो सिर्फ वही वाले टर्म्स रखने। तो आंसर क्या होगा? ए सी प्लस बी सी बार। प्रॉपर्टी बेटा इज क्लियर और नॉट? सभी को प्रॉपर्टी क्लियर है? ओके ओके। प्रूफ इसका चाहते हो तो ओके नहीं आती, आई विल रिपीट इट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओके ठीक। ओके देखो बेटा, फिर से देखो, कंसेंसस लॉ ये कहता है कि देयर मस्ट बी 3 वेरिएबल्स, दैट इज ए बी एंड सी। ईच वेरिएबल मस्ट कम 2 टाइम्स एज पेयर। ओनली वन वेरिएबल शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक, इसका मतलब क्या है? देखो 3 वेरिएबल होना चाहिए इसमें। देखो ध्यान से, 3 वेरिएबल है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हर वेरिएबल 2-2 बार आना चाहिए। तो ए देखो कितनी बार आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। बी
कितनी बार आ रहा है, एक ए बी में आ रहा है, एक बी सी में आ रहा है, सी किस में आ रहा है, ए बार सी में आ रहा है, बी सी में आ रहा है, मतलब हर वेरिएबल दो दो बार आ रहे हैं। अब इसमें एक ही वेरिएबल ऐसा है इन तीन में से जो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है और अपने अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है। तो देखो ए बी, ए नॉर्मल में भी प्रेजेंट है, ए बार में भी प्रेजेंट है। तो हमें सिर्फ वही वेरिएबल, हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसीडर करनी है जिसमें ये दोनों तरह के वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। तो देखो अब ए पता है, ए कहाँ कहाँ है, एक ए बी में है, एक ए बार सी में, सिर्फ यही टर्म्स रहेंगे, बी सी चला जाएगा। दिस थिंग इज बेटर क्लियर और नॉट? अगर मैं इसकी बात करूं, ए सी बी सी बार ए बी, तीन वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल दो दो बार आ रहे हैं, तीन टर्म है, तो तुम देखो तीनों टर्म में दो दो बार आ रहे हैं। सी ए सी में आ रहा है, बी सी बार में आ रहा है, ए बी में आ रहा है, ए सी में आ रहा है, बी बी सी बार में आ रहा है, ए बी में आ रहा है। एक ही वेरिएबल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, सी और सी बार, तो सिर्फ वो सी वाले टर्म को ही रखेंगे और बाकी वेरिएबल जितने भी हैं सबको छोड़ देंगे। तो सर ए सी रख लिया, बी सी बार रख लिया। पहले प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो इसका प्रूफ देख लेंगे हम लोग। ओके ओके, चलो चलो अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। वरना बच्चे कहेंगे सर आपने इसका प्रूफ नहीं बताया, ये कैसे हो रहा है सर ये। तो प्रूफ देखते हैं। मेरे पास टर्म है ए बी ए बार सी प्लस बी सी, ठीक। मैं बी सी में वन का मल्टीप्लाई करूं तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, बी सी इंटू वन इज बी सी, ठीक। तो ए बी प्लस ए बार सी, इस बी सी वन की जगह में अगर ए प्लस ए बार लिख दूं तो क्या वैल्यू होगी सर, ए प्लस ए बार क्या होता है, आई नो दैट वन, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला सर, इसकी वैल्यू वन ही होती है, ठीक। तो आप क्या करो, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ए बी ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का ग्रुप बना लूंगा, इन दोनों का ग्रुप बना लूंगा, बना लो बेटा। ए बी से कॉमन बनाया तो वन प्लस सी, ए बार सी से मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ग्रुप बना लिया, तो क्या आ जाएगा वन प्लस बी। सर वन प्लस सी इज वन, यू नो दैट, दिस इज ए बी। सर वन प्लस बी इज वन, वैल्यू आंसर क्या आ गया है, ए बी प्लस ए बार सी। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा मैंने, हाँ मैंने ऊपर वाली प्रूफ किया ना मैंने, ठीक। हेंस प्रूफ, ठीक बेटा, प्रूफ सभी को समझ में आ गया? ओके, इसी तरीके से प्रूफ किए जाते हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक बार याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना एक बार, इससे ये है कि कभी एग्जाम में पूछा गया या जरूरत पड़ी तो आपको लोग को याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। द लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम। Transportation theorem. This theorem states that a plus b into a bar plus c equal to ac plus a bar b। सर अगर a प्लस बी इंटू ए बार सी है तो इसको सर किस तरीके से हम लिख सकते हैं सर, ए सी प्लस ए बार बी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम। इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम में, कि इसका इससे और इसका इससे। सर प्रूफ क्या होगा सर इसका, आप ब्रैकेट ओपन कर दो आपको यही मिल जाएगा, आप ब्रैकेट ओपन करो आपको यही मिलने वाला है। ए इंटू ए बार पता है तुम्हें वैल्यू क्या होती है, ए बार बी करोगे फिर ए सी करोगे फिर बी सी करोगे। तो प्रूफ इसका होमवर्क है, ट्राई करना, ट्राई करना एक बार, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करोगे सभी लोग प्रूफ इसका? ओके ओके, कोशिश करना, नहीं आएगा बेटा तो मैं बताऊंगा, ठीक। चलो, तो अगर यहां तक सारी थ्योरम समझ में आई है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो।
नहीं सॉल्व होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, वरना बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई ए बार बी ए बी ए बार बी बार, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि इसको ओपन करो, प्रॉपर्टीज लगाओ, कम से कम मतलब मिनिमम से मिनिमम फॉर्म में आंसर आना चाहिए, कोशिश करो। कुछ 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 कॉमन लेके देखो, कुछ करके देखो क्या आंसर आता है, बताओ फिर मुझे। So here we are seeing that after traversing left side and right side, then ए बी आंसर आया है, किसी का ए आया, यू सी दैट। एक बार देखते हैं और आंसर क्या आ रहा है लोगों का। और एनीवन ट्राई इट आउट। ए बी आंसर कैसे आ रहा है यार, ए बी तो मुझे लगता है ए बार प्लस ए बी। सब ना इसको भी ओपन करने की कोशिश करो, क्या ए बार प्लस ए बी को यू कैन ओपन इट और नॉट, क्या ए बार प्लस ए बी में कुछ हो सकता है। नियति आंसर इज बी, अनुपम आंसर इज ए बी बार ए बार। ओके ओके, करना पार्शियली राइट है, थोड़ा और ट्राई करो एक बार, और आगे देखो क्या और आगे इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सॉरी बी ए बार, ओके प्रकाश, चलो मैं दिखाता हूँ। सर दिस इज ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। मैं ए बार को कॉमन ले लेता हूँ इसमें और इसमें, तो आंसर क्या आएगा, बी प्लस बी बार प्लस ए बी। व्हाट इज बी प्लस बी बार इज 1, ए बार प्लस ए बार बी, तो आंसर आ गया ए बार प्लस ए बार बी। तुमको ध्यान हो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमको बताया था कि ए प्लस बी सी अगर होता है तो उसको किस फॉर्म में रहता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा बी तो बी है, सी की जगह क्या है ए बार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, ए सॉरी दिस इज, कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या इसमें, ए बार प्लस, मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये ए बी है, ये ए बी है, दिस इज नॉट ए बार, क्योंकि मैंने इनमें कॉमन लिया था ना, दिस इज ए बार बी है ना, मैंने इनमें कॉमन लिया था, मैंने ए बार इसमें कॉमन लिया था फर्स्ट और थर्ड वाले में, तो ए बार कॉमन लिया तो बी प्लस बी बार हो गया, तो वैल्यू क्या बचेगी, ए बार प्लस ए बी, ये बचा। तो इसको मैं ए बार को कैसे लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी, ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा 1 इंटू ए बार प्लस बी, आंसर इज ए बार प्लस बी। ठीक, यस आशुतोष, भैया हाँ प्रशांत का आंसर राइट है, ए बार प्लस बी। बी कॉमन ले सकते हैं ना, बी कॉमन बेटा, बी भी ले सकते हो, बी से करके देखो, बी से आंसर क्या आ रहा है करके देखो लोग, बी अगर कॉमन लोगे, मैं एक बार करके देख ही लेता हूँ, ए बार बी प्लस ए बी। सर मैंने बी से किया था, आ गया था, आ गया था उससे भी आंसर, ठीक। yes, बी से प्लस लेंगे ए प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार, यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए बार बी बार, यहाँ से बेटा फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोल लो, बी प्लस ए बार और बी प्लस बी बार, तो आंसर बेटा सेम ही आएगा, बी प्लस बी बार इज 1, तो ए बार प्लस बी। ठीक, सभी को समझ में आ गया, ओके। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपकी बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना चाहता है। एक बार ये पढ़ लो पहले बुलियन लॉ, फिर बताऊंगा कि सर क्या हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए सर कि मिनिमाइज हमको करना ही क्यों है,
सर बड़ा रहने दो ना सर, a बार b प्लस ab प्लस a बार b बार, जब अच्छा हमको लग रहा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ a बार प्लस b, है ना। मैं आज की क्लास में एंड होते होते मैं बताऊंगा, एक बार आपको थोड़ा सा एक दो रूल और पढ़ा दूं, फिर वी विल डिस्कस दिस। चलिए, नाउ द नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमारी सिक्स्थ। सेवंथ प्रॉपर्टी इज प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी? ड्यूअल एक्सप्रेशंस is used to convert positive logic into negative logic and vice versa। देखते हैं इसका मतलब क्या है। सर what is this called as positive logic and negative logic? in positive और negative logic का मतलब क्या है? You will see that. सर लॉजिक्स जनरली दो तरह के होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव लॉजिक एंड सेकंड वन इज नेगेटिव लॉजिक। सर बट मैं तो ये जानता हूं कि बाइनरी में तो नंबर सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, 0 और 1, तो लॉजिक भी सिर्फ दो ही तरह के होने चाहिए, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। ऐसा नहीं है। और कुछ हमारी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज होती हैं वो नेगेटिव लॉजिक यूज करती हैं, और कुछ लॉजिक फैमिलीज होती हैं वो पॉजिटिव लॉजिक करती हैं। इनका मतलब क्या है, आई विल टेल यू। आपको ध्यान हो कि फर्स्ट क्लास जब हमारी थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि रियल वर्ल्ड में सब कुछ एनालॉग इन नेचर होता है, मैंने ये कहा था। हाँ जी, उसमें मैंने फिर आपसे ये भी कहा था कि एरर फ्री बनाने के लिए या एरर को इजीली डिटेक्ट करने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, ठीक। बट मेरे पास जो वोल्टेज है, जो करंट है, दे ऑल आर एनालॉग इन नेचर। सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसे मैं यूज करना चाहता हूं, या मेरे पास एक डिवाइस है जिसे मैं यूज करना चाहता हूं, और उसके लिए परमिसिबल एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में। तो मैं ये कहूंगा, तो एनालॉग वैल्यूज कहां 0 से लेके 5 के बीच में कितनी हो सकती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मैं ये कहूंगा कि सर मैंने मान लिया, आई हैव अज्यूम्ड दैट कि 2.5 से लेके 5 के बीच में मैं लॉजिक 1 मान लूंगा, और 0 से लेके 2.5 के बीच में मैं लॉजिक 0 मान लूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि सर हायर वैल्यूज के लिए मैं लॉजिक 1 मान लूंगा, लोअर वैल्यूज के लिए मैं लॉजिक 0 मान लूंगा। दैट इज पार्शियली करेक्ट बट नॉट ऑलवेज करेक्ट। इसी को और करेक्ट बनाने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हमने पढ़ा है पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक ये कहता है कि वो पॉजिटिव लॉजिक वो लॉजिक होते हैं जहां पर लॉजिक 1 इज ऑलवेज एट हायर एनालॉग वैल्यूज, एंड इसी तरीके से लॉजिक 0 इज ऑलवेज एट lower analog values. But in negative logic, logic 1 is always at lower analog values. बात समझ में आ गया बेटा? ठीक, ये बात समझ में आ गया। मतलब हाइयर बोलूं या फिर मैक्सिमम बोलूं, यहां पर मिनिमम बोलूं। मतलब ये सर पॉजिटिव लॉजिक वो लॉजिक होते हैं जहां पर ऑब्वियसली बात है सर, चाहे पॉजिटिव लॉजिक लीजिए या नेगेटिव लॉजिक लीजिए, वैल्यूज तो 1 और 0 ही होती हैं उसके पास में। तो पॉजिटिव लॉजिक के पास में कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 होगा, 0 होगा। नेगेटिव लॉजिक के पास में कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगा, 0 होगा। बट अगर आप पॉजिटिव लॉजिक यूज कर रहे हैं तो जो 1 की वैल्यू आप चूज करेंगे दैट मस्ट बी एट द मैक्सिमम पॉसिबल एनालॉग वैल्यू। अगर मैंने ये बोला कि सर एनालॉग इन नेचर है मेरा रियल सिग्नल जिसमें रेंज है 0 से लेके 5 वोल्ट,
तो लॉजिक 1 हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए या हायर वैल्यूज रेंज पे होना चाहिए, और लॉजिक 0 कहाँ होना चाहिए, लोअर वैल्यूज पे होना चाहिए या 0 वोल्ट पे होना चाहिए। बट इफ आई यूज द नेगेटिव लॉजिक, तो नेगेटिव लॉजिक में लॉजिक 1 कहाँ पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा, लॉजिक 0 कहाँ पर होगा, 5 वोल्ट पर होगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? प्रिंस एंड इज चेंज इन, हाँ बेटा, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ड्यूअलिटी के बारे में पता है, बट आई विल डिस्कस दैट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मुझे पहले पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक समझाने दो, उसके बाद फिर चीजें और आगे समझ में आएंगी, वरना फिर ये कंफ्यूजन रह जाएगा तो आगे क्वेश्चन गलत कर दोगे। अभी ड्यूअलिटी के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की है कि व्हाट इज ड्यूअलिटी। आई विल टेल यू, है ना, कि व्हाट इज ड्यूअलिटी। पहले मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक में ये बात समझ में आई या नहीं आई? पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक सभी को क्लियर है कि नहीं है? ओके, एक बार और सर। ओके, फिर समझिए कि दो तरह के लॉजिक्स हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। सिंपल भाषा में आप समझिए सर, पॉजिटिव लॉजिक हो चाहे कोई भी लॉजिक हो, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना चाह रहे हैं तो उसके पास दो वैल्यूज होंगी, 1 और 0। नेगेटिव लॉजिक अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी दो वैल्यूज होंगी, 1 और 0। मतलब ये है कि जो ज्यादा वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है वो मैं 1 को दूंगा तो वो पॉजिटिव लॉजिक है। जो नॉर्मली मैं यूज करता हूं कंसेप्ट की 1 मतलब हाई, मतलब ये 1 मतलब हाई, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूं। बट अगर उल्टा हो रहा है सर कि 1 मेरे डिजिटल में बाइनरी में 1 की वैल्यू एनालॉग के कंपैरिजन में उसको कम दी गई है और 0 को वही मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, मतलब 0 मेरा हाई है 1 मेरा लो है, तो वो कौन सा लॉजिक यूज होगा, नेगेटिव लॉजिक यूज होगा। नाउ दिस इज क्लियर, बेटा, एक बार सभी क्लियर है? एक बार एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, तो मैं पॉजिटिव लॉजिक के बारे में बात करूं कि सर पॉजिटिव लॉजिक में अगर मैंने 0 और 5 वोल्ट का एग्जांपल लिया है तो लॉजिक 0 जो होगा दैट शुड बी एट 0 वोल्ट, लॉजिक 1 कहां होना चाहिए, 5 वोल्ट पर। दिस थिंग इज क्लियर बेटा? अगर नेगेटिव लॉजिक में यूज कर रहा हूं तो तुम मुझे बताओ कि लॉजिक 0 कहां पर होगा, 5 वोल्ट पर, और लॉजिक 1 कहां पर होगा, 0 वोल्ट पर। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात सभी को समझ में आई? लॉजिक 0 अब समझ में आ गया, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस सर, हो रही। ओके 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 ओके, चलो। तो मैं अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे बताना कि दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। ठीक, बताओ। मेरा लॉजिक 0 है -1.7 वोल्ट पर, और लॉजिक मेरा 1 है -0.8 वोल्ट पर। तो मुझे बताओ दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। कमेंट सेक्शन में बताओ दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव लॉजिक। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा नेगेटिव में वैल्यूज है बेटा, एक बार चेक करो ध्यान से। -1.7 बड़ा होता है या -0.8 बड़ा होता है? ये थी, चेक करो बेटा एक बार, -0.8 बड़ा होता है, -1.7 बड़ा होता है। -0.8 इज बिगर देन -1.7। तो ये पॉजिटिव लॉजिक है या नेगेटिव लॉजिक है? यस यस, पॉजिटिव लॉजिक, यस बेटा। नाउ आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, है ना? देखो ये चीज ध्यान रखो, वो सबको पता है, वो हम 12th से पढ़ के आ रहे हैं कि सर एंड को और में, और को एंड में, प्लस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को प्लस में, वो आगे जाके काम नहीं आने वाला, वो मैथमेटिक्स है। बट ड्यूअलिटी का मेन यूज क्या है, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव। अभी सर ये पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक यूज भी कहाँ होते हैं, ये 4th यूनिट पता पड़ेगा जब हम लॉजिक फैमिलीज पढ़ेंगे। ठीक, चलो बेटा, ये जो वैल्यूज मैंने अभी सामने आपको जो लिखी है ना, दैट वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज, ये जो लॉजिक यूज होता है, दिस लॉजिक इज यूज्ड इन ECL फैमिली। ECL फैमिली, सर हमें नहीं पता ये ECL क्या होता है, सर हमें नहीं पता सर ये ECL क्या होता है, सर बहुत ही खतरनाक सा शब्द लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बस जान लो, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। कब? 4th यूनिट में। एमिटर कपल्ड लॉजिक फैमिली। ठीक, ये लॉजिक 0 लॉजिक 1 की वैल्यूज जो यूज होती हैं वो आपकी एमिटर कपल्ड लॉजिक फैमिली में यूज होती है। ठीक, चलो
चलिए नाउ अब आपका फेवरेट टॉपिक कि सर कैसे निकालते हैं डुअल एक्सप्रेशन को, हाउ टू ऑब्टेन डुअल एक्सप्रेशन, वो बता देता हूं मैं, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिससे आपको मजे आएंगे। सर अगर कोई एंड ऑपरेशन दिया है तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कुछ अगर दिया हुआ है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर और है तो एंड में, एंड है तो और में। जीरो की कोई वैल्यू दी हुई, जीरो अगर कुछ दिया हुआ है तो वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, वन दिया है तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बेटा एक बात बहुत ध्यान रखना, एंड और जीरो के चक्कर में ये मत भूल जाना कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको छेड़छाड़ी नहीं कर रही है, कि वेरिएबल एज इट इज, वेरिएबल के साथ में बार बार वगैरह ये सब मत लगा देना, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो मुझे बताना कि आंसर क्या होगा, तुम लोग भी सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूंगा। एग्जाम्पल इक्वल है, पहला एग्जाम्पल है y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। बेटा इसका डुअल क्या होगा, जल्दी से निकालो आंसर। सर देखिए सर, जो जिनको आता है वो निकालो, जिनको नहीं आता है वो देखो स्क्रीन पर ध्यान से। सर a इंटू बी इंटू सी, वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वेरिएबल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। बट सर a मल्टीप्लाई विद b, b मल्टीप्लाई विद c, मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। a एंड a एंड b, b एंड c, एंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और में। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। सर इसके बाद सम है, तो ये सम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और एडिशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सर यहाँ पे a बार है, मल्टीप्लाई में है b है प्लस c, फिर मल्टीप्लाई में a प्लस b प्लस c बार। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेरिएबल्स को देखो, वेरिएबल्स यों की त्यों ही रहेंगे, वेरिएबल्स को आप नहीं छेड़ोगे। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा, सभी को समझ में आ गया बात, सभी को ये चीज क्लियर हो गई, डुअल एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। ओके ओके चलो, तो मुझे ये बताओ कि सर अगर डुअल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाई से, तो अगर वाई का मैं एक बार फिर से डुअल कर दूं तो मुझे y मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है दिस इज राइट और रॉन्ग, अगर मैं इसका एक बार फिर से डुअल कर दूं तो मुझे फिर से y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ओके मतलब ये सर, ओके ओके बेटा ओके, आई कैन सी दैट कि फॉर एनी एक्सप्रेशन if 2 time duals are used, same expression will be obtained. This thing is clear बेटा, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का मैं 2 बार डुअल कर दूं तो मुझे सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे और जल्दी जल्दी आंसर दोगे मुझे कि नेंड का डुअल क्या होगा, पहली चीज। एक्सॉर का डुअल क्या होगा, सेकंड चीज। नॉट का डुअल क्या होगा, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर दो। व्हाट इज द डुअल ऑफ नैंड, व्हाट इज द डुअल ऑफ एक्सॉर, व्हाट इज द डुअल ऑफ नॉट। सॉल्व कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो कि मैं सॉल्व कर रहा हूं। सर नॉट का नॉट ही होगा। ठीक ओके, नैंड और नॉर का, नैंड या एक्सॉर का, सर नैंड का नॉर होगा,
नैंड का नॉर होगा, सर नैन का ए प्लस बी होल बार। नैंड का ए प्लस बी होल बार। ओके ओके, एक्सॉर का एक्स नॉर होगा। अच्छा, कैसे बेटा? मुझे बताओ पहले, नैंड का नॉर कैसे होगा, जरा मुझे बताओ। नैंड का यानी कोई यार, आप कैसे बताओगे मुझे? तुम लोग इसमें अटैच करने को कुछ ऑप्शन नहीं आता ना, कि अपना तुम स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कुछ कर पाओ गूगल मीट में, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आता ना। चलिए कोई बात नहीं। नैंड का मुझे ये बताना कि नैंड का एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, y इक्वल टू ए बी बार, ठीक? तो इसको आपने क्या किया, इसके आगे आपने क्या किया, नैंड का और। ओके, मुझे ये बता दो बस कि y इक्वल टू ए बी बार के बाद आपने इसका डुअल कैसे निकाला। दीज आर डुअल्स। इसके बाद आपने डुअल कैसे निकाला? कोई भी जिस बच्चा मुझे नैंड का नंबर बता रहे हैं, इतने सारे आशुतोष बता रहा है, नियति बता रही है, एंड ए मतलब तुमने बोला कि सर ये a इंटू बी बार a प्लस बी बार हो जाएगा। कैसे बेटा? तुम डायरेक्टली तुमने इस कॉम्प्लीमेंट को बिना छेड़े हुए तुमने अंदर का तुमने ओपन कर, आंसर मेरी सेम हो सकता है, ये आंसर तुम्हारा सेम आ जाए। अच्छा तो ठीक है, इसको तुमने एक्सॉर का फिर एक्सनोर कैसे किया, a एक्सॉर b, इसका तुमने फिर कैसे निकाला? एक्सॉर का एक्सनोर कैसे निकाला? एनीवन? प्रशांत कैसे निकाला बेटा एक्सॉर का एक्सनोर? नियति कैसे निकाला एक्सॉर का एक्सनोर? क्योंकि फिर वो ऑड थे पहले 1, फिर वो 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो इवन हो जाएंगे। मतलब बेटा 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, नहीं 1 को 0 तुम अगर एग्जांपल से अगर तुम 1 को 0 में कन्वर्ट कर दोगे, या तुम किसी को तो पूरी फिर तो टेबल को भी तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। नहीं अभी yes, हाँ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, कोई बात नहीं बेटा, इफ यू हैव ट्राइड दैट इट इज वेरी गुड। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों ने किस तरीके से किया, ये कर लोगे तुम अभी। मतलब ऐसा है कि मैंने अभी एक्चुअली आप लोगों को क्या है कि मैंने डिमॉर्गन्स थ्योरम नहीं पढ़ाई है। वो डिमॉर्गन थ्योरम हमें कॉम्प्लीमेंट को खोलना बताते हैं, किसी भी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे खोलते हैं। अगर आप लोग का आता है कि सर कॉम्प्लीमेंट कैसे खोलते हैं, यू नो दैट, तो तुम निकाल सकते हो उस आंसर को, है ना। बट यस, अभी इसको याद कर लो, आंसर आपकी सभी के सही है। मैं अभी डिमॉर्गन थ्योरम बता दूंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा है। तो नैंड मस्ट बी नॉर, आंसर इज नॉर। एक्सॉर का एक्स नॉर ही होगा, बच्चों ने सही बताया था, और नॉट का नॉट ही होगा। नॉट का समझ में आ सकता है सर, y इक्वल टू ए बार होता है। इसका डुअल क्या करेंगे सर? कॉम्प्लीमेंट को तो एज इट इज रहने देना है, तो ए बार ही रहने वाला है, तो नॉट का क्या होता है? नॉट होता है। कोई बात नहीं। जिनको अभी ये समझ में नहीं आया नैंड का नॉर कैसे आता है, या एक्सॉर का एक्स नॉर कैसे आता है, या जो अपने और तरीके से करने की कोशिश करें, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट में आपको डिमॉर्गन थ्योरम बता दूंगा, तुरंत आपको आ जाएगा। बट इसमें एक प्रॉपर्टी और नोट, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें अगर एक टाइम डुअल करें और सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, बस समझ में आ रहा है? सर जनरली क्या होता था कि 2 बार डुअल करने पे हमको सेम एक्सप्रेशन बनता था, बट कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस भी होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही बार डुअल करो तो भी एक्सप्रेशन सेम मिले, सेम ही एक्सप्रेशन मिले। उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं कॉल्ड एज सेल्फ डुअल्स, जो खुद के ही डुअल हैं। आपके सामने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है नॉट गेट, दिस इज सेल्फ डुअल। सर पहले भी y इक्वल टू ए बार था, आपने सिंगल बार डुअल निकाला तो y इक्वल टू ए बार ही आएगा। सर दुनिया में किसी भी एक्सप्रेशन के 2 बार डुअल करूं सेम एक्सप्रेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, वो तो सभी के लिए वैलिड है। बट ऐसे एक्सप्रेशन जिनका एक बार डुअल करने से मुझे सेम एक्सप्रेशन ही मिल जाए, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ डुअल। सर कोई एक अच्छा एग्जांपल लेके बता दीजिए। सर नॉट तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल लेके बताइए। ओके बेटा, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ई सी, ठीक। अब तो मुझे बताओ सर इसका डुअल क्या होगा? सर इसका डुअल होगा ए प्लस बी को मैं ए इंटू बी को कैसे ले सकता हूँ? ए प्लस बी इंटू वी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, इसका यही डुअल होगा बेटा।
Everyone agree or not? बेटा everyone agree or not? Dual is right or not? तो बोलो एग्री 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 ओके 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 सभी लोग एग्री करते हैं ओके बेटा चलो अब सर इसको मैं क्या करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी तो यहां पे मैं a प्लस बी और a प्लस सी को लिख सकता हूं a प्लस बी सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं इसको मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी ये फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को ध्यान से देखो a प्लस बी और a प्लस सी को मैं ये लिख सकता हूं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस सी तो इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आ जाएगा a प्लस बी सी अब तुम क्या करो तुम इसको ब्रैकेट को खोल दो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी सर बी सी प्लस बी सी सर ए प्लस ए क्या होता है ए तो बी सी प्लस बी सी भी क्या होगा बी सी तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मतलब डुअल का भी सर सेम ही एक्सप्रेशन मिल रहा है तो मतलब सर ये कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनका डुअल करने में हमें सेम एक्सप्रेशन मिलता है दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ डुअल ठीक चलो ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट सर एक क्वेश्चन है हाँ प्रशांत बेटा क्वेश्चन पूछो यस सर अगर हम लोग इस ड्युअलिटी को ऐसे करें जैसे अभी हम लोग a और b वेरिएबल्स ले रहे हैं अगर 1 0 लें और फिर जब हम ड्युअलिटी लगाएंगे तो सर वो 1 0 को भी चेंज करना पड़ेगा और प्लस को एंड को और भी करना पड़ेगा दोनों को एक साथ या फिर एक बार बेटा फिर से क्वेश्चन रिपीट करो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हाँ प्रशांत फिर से बोलो यस सर जैसे हम लोग अभी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो अभी हम लोग को केवल प्लस को एंड को और कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर और को एंड ठीक यस सर अगर वेरिएबल्स की जगह अगर हम 1 लेंगे 1 और 0 तो सर दोनों को एक साथ करेंगे एंड को और जो कर ही रहे हैं फिर 1 को और 0 भी करेंगे साथ में बिल्कुल करेंगे मैंने रूल लिखा है ना कि जितने भी अगर आपकी कोई बाइनरी कांस्टेंट है तो 1 दिया है तो उसको आपको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 है तो उसको आपको 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा सर ये एक ही ड्युअलिटी कहलाएगी अगर दोनों को एक साथ कहेंगे या दो ड्युअलिटी कहलाएंगी कि 1 को प्लस हो वो किया 1 0 मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ एक मिनट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस 1 तो मुझे अगर इसका डुअल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू 0 दिस इज कॉल्ड एज डुअल तो चाहे कुछ भी हो तुमको एक बार डुअल निकालो तुमको तो कंप्लीट डुअल निकालना है प्रशांत समझ में आया तुम्हारा क्या डाउट यही था यस सर ठीक दिस थिंग इज क्लियर बेटा सभी को ये बात क्लियर है डुअलिटी में कोई भी किसी को डाउट और किसी को बेटा डुअलिटी में डाउट ओके 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 चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज और जो नेक्स्ट वन है वो कोई मतलब इतना लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए यूज बहुत है उसका सर क्या डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं डी मॉर्गन्स थ्योरम it defines how to open the complement ठीक सर मेथड क्या है इसका सबसे पहले अगर आपके पास एंड है उसको आपको और में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अगर और है तो उसको 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई है वैसे तो एंड और में ही हो जाता है बट तो भी मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई है तो उसको आपको सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा सम है तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड फोर्थ इज जैसे ड्युअलिटी में की वेरिएबल एज इट इज रखना पड़ता था लेकिन यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे आपको वेरिएबल्स को भी कॉम्प्लीमेंट करना है कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल दिस थिंग इज क्लियर बेटा चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं एक सर y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी
प्लस ए बी सी बार, आपको उसने एक्सप्रेशन दे दिया। अब वो आपसे ये कहेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट लगा के दे सकता है, बोलेगा अब इस एक्सप्रेशन को ओपन करिए, मिनिमाइज करिए, या बोल सकता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें अप्लाई कीजिए। तो सभी का मतलब क्या है कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन इस तरीके का है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो सर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन कैसे करूं? तो उसके लिए हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करते हैं। सर व्हाट डी मॉर्गन थ्योरम सेज दैट कि जहां जहां एंड है वहां वहां और आएगा। अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट है आपके पास में, अगर बाइनरी कांस्टेंट है 0 1 या ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वो 0 की जगह 1 1 की जगह 0। मल्टीप्लाई वाले एक्सप्रेशन या एंड वाले एक्सप्रेशन को आपको सम में कन्वर्ट करना है, सम वालों को एंड में कन्वर्ट करना है। बट जो डुअलिटी से यहाँ अंतर है, वहां पे वेरिएबल को नहीं छेड़ते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल को भी क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ी इजीली कर सकते हैं सर, कोई जैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये प्लस है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ये प्लस है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब मैं इंडिविजुअल को देख लेता हूँ। सर ये सारे एडिशन में है, तो ये अब किस में आएंगे? सम में आएंगे। सर ये ए है तो ए का क्या हो जाएगा? ए बार। बी है तो क्या हो जाएगा? बी बार। सी बार है तो क्या सी बार का बार क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? सी। अगर सी बार है, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सी, क्योंकि 0 का 1 1 का 0। इसी तरीके से सर ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी किस में आएंगे? एडिशन में। यहाँ ए बार ऑलरेडी है, फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए। ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? बी बार। सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सी बार। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएंगे? एडिशन में। ए है तो ए का क्या हो जाएगा? ए बार। बी है तो बी का क्या हो जाएगा? बी बार। सी है तो सी का क्या हो जाएगा? सी बार। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? सभी को ये बात क्लियर है बेटा? ओके ओके ओके। तो सर थोड़ी देर पहले आपने मुझे क्वेश्चन बताया था कि नैंड का एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए बी बार। ठीक, और ये किसका एक्सप्रेशन है? नैंड का। अब इसको मुझे सर, मुझे अगर डी मॉर्गन थ्योरम में नहीं पता पढ़ूं सर, मुझे याद था कि ये बार मैं खोल सकता हूं, बट मैंने अगर डी मॉर्गन थ्योरम नहीं पढ़ी है तो क्या मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर सकता हूं? नहीं। अब मैंने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर कंप्लीट बार होता है उसको ओपन करने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लाई को मैं किस में करूंगा? सम में या एडिशन में। और जो वेरिएबल्स है उनका मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। तो ए बार प्लस बी बार। सर ये भी नैंड का है और ये भी नैंड का एक्सप्रेशन है। सर आपने तब क्यों नहीं बताया था? क्योंकि तब बेटा मैंने आपको डी मॉर्गन थ्योरम नहीं पढ़ाया था। इसी तरीके से अगर मैं नॉर के बारे में बात करूं तो व्हाट इज नॉर? ए प्लस बी बार। इसके एक्सप्रेशन को सर मैं कैसे ओपन कर सकता हूं? कॉम्प्लीमेंट है, मुझे पता है सर। अगर एडिशन में है तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। और वेरिएबल्स को एज इट इज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे का सर, तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, ए बार इंटू बी बार। अब सर नैंड का मैं अगर डुअल लूं तो डुअल के लिए क्या होता था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, और वेरिएबल एज इट इज। इसका डुअल क्या होगा? ए बार इंटू बी बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? तो अब तुम जरा मुझे दिखाओ कि नैंड का डुअल नॉर के बराबर है कि नहीं है? है, इसलिए मैंने बोला था कि नैंड का डुअल है नॉर। बेटा ये बात सभी को क्लियर है? एवरीवन, दिस थिंग इज क्लियर? मैंने वहां प्रूफ क्यों नहीं बताया था? बिकॉज हमने डी मॉर्गन थ्योरम नहीं देखा था। ये बात सभी को बेटा क्लियर हो रही है? कोई किसी को डाउट तो पूछो, बताऊंगा। ओके, इसी तरीके से नॉर का डुअल भी हो जाएगा नैंड। सर एक बार एक्सॉर का और एक्सनोर का भी डुअल बता दीजिए सर, तो थोड़ा कंडीशन इजी हो जाए। बताऊंगा थोड़ा सा रुक जाओ। एक बार एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन पढ़ लें, तो अगर मैं आपको एक्सॉर और एक्सनोर का एक बार एक्सॉर एक्सनोर को भी हम वहां डिस्कस करेंगे जब हम लोग एसओपी और पीओएस पढ़ेंगे, तो वो भी बता दूं। एक लाइन का प्रूफ भी बता सकता हूं, बट अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 या 2 क्लास का पेशेंस रखो, तो मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने थ्योरीज, आज हम लोग डिफरेंट हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी प्रॉपर्टीज, और उनका एक बार रिवीजन करना। फिर अगली क्लास में एक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे कि सब 3 से 4 हाँ सपना वी विल डू दिस। तो उसके क्वेश्चंस हम करेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हम देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा हमें
कि सर बुलियन अलजेब्रा से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एसओपी, कैनोनिकल एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एंड देन की मैप।